देसी खादें जो तक है गोबर से बनी खाद, मानव निष्ठा या मल, हरी खाद, मांस, मछली, कूड़ा करकट से बनी खाद। कृषि विज्ञान की शब्दावली में देसी खाद पर्याय है कार्बनिक या जैविक। कार्बनिक का अर्थ है कार्बन तत्व से संबंधित और कार्बन तत्व का विस्तृत रसायन कार्बनिक रसायन कहलाता है, जिसके अंतर्गत लाखों कार्बनिक यौगों का संश्लेषण विश्लेषण होता है। किंतु कृषि रसायन में वानस्पतिक अवशेषों से बनी खाद कार्बनिक खाद है, इसे एक कंपोस्ट भी कहते हैं। देसी खाद खेतिहर भारत की एक अति विशिष्ट प्रथा को उजागर करने वाला है। ऋग्वेद से लेकर खना और घात की कहावतों तक में देसी खाद का किसी न किसी रूप में वर्णन हुआ है। वेदों में गाय के गोबर के लिए कृषि, शक्र, शाख जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। शतपथ ब्राह्मण में भी करीषणी शब्द खाद के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसमें 3 प्रकार की खादों का उल्लेख है। ये तो गोश्त यानी मिट्टी, गोश्त्र यानी गोबर और अशुष्क कट मत्स्य। बीजों से अंकुरित हो जाने पर छोटी मछलियों की खाद भी उपयोगी बताई गई है। बृहद संहिता तथा अग्नि पुराण में खाद का विस्तृत वर्णन मिलता है। बृहद संहिता में बल्ली, गुल्म, फल फूलों के लिए 1 आढ़त तिल, 2 आढ़त बकरी के या भेड़ की मींगे, 1 प्रस्त जौ का आटा, 1 तुला गोमांस को 1 द्रोण पानी में मिलाकर 7 दिनों तक रखने के बाद इस मिश्रण को पेड़ों की जड़ों में देने की संस्कृति है। वरामीर ने पौधों में अच्छे पत्ते निकलने के लिए मछली के धोवन जल का प्रयोग सुझाया है। बंगाल में प्रचलित खना की कृषि कहावतों के अनुसार आज भी आम के बागों में मछली के धोवन डालने जाने की प्रथा है। महाकवि बाण ने हर्षचरित में पशुओं के गोबर और कूड़ा करकट को एक स्थान पर रखकर खाद बनाने की बात कही है। कृषि पराशर संस्कृत ग्रंथ है के रचयिता पराशर मुनि का कथन है कि माघ के किसी पुनीत दिवस पर गोबर के गड्ढों की पूजा की जानी चाहिए, फिर सुखाकर चूर्ण करना चाहिए। फाल्गुन मास में इसे गड्ढे के भीतर भर देना चाहिए और बीज बोते समय खेतों में डालना चाहिए। बिना खाद के धान उगता है तो उसमें बीज नहीं पड़ते। पराशर की प्रेरणा प्राप्त करके लोग में खना, घाघ और भटरी की कहावतें ग्रामीणों में आज विकसित हैं। घाघ में खादों की महत्ता, खादों के प्रकार का विषय वर्णन किया है। कुछ एक जैसे उदाहरण में दे रहा हूँ। खाद पड़े तो खेत, नहीं तो कूड़ा रहे। जिक्रे खेत पड़ा न गोबर, उस किसान को जानो दूबर। वही किसानों में है पूरा, जो छोड़े हड्डी का चूरा। देखिए गोबर नहीं और हड्डी का चूरा फास्फेटिक बनने की बात कर रहा है। सन के डंठल खेत छिटावे, इनसे लाभ चौगुनी पावे। तो तमाम ग्रीन वैज्ञानिक के ऊपर ICR सबसे बड़ा सुहल्ला लिखते हैं, वो सब कुछ दिया हुआ है। लोग या तो उसको पढ़ के करते रहेंगे तो अच्छे ही है, और नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है। जब चीज़ें पहले भी थी और जिसे रिसाइकलिंग होती है तो ज्ञान का तो रिसाइकलिंग तो होती है। जैसा कि प्रारंभ में कहा जा चुका है, कार्बन प्रमुख तत्वों में है जिसकी प्रकृति में बहुलता है। वायुमंडल में इस तत्व की उपस्थिति कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाई जाती है, जिसका प्रतिशत बहुत कम है, 0.03%। पृथ्वी प्रकाश संश्लेषण से इसकी भूमिका होने से समस्त पदार्थों का निर्माण हुआ। कार्बन का विशिष्ट गुण है जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना। कम वायु की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाती है। तमाम तरह के जीवाश्म ईंधनों का प्रमुख घटक कार्बन ही है, और यही कारण है कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप जिस तरह जीवाश्म ईंधन का उपयोग हुआ, उससे प्रचुर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई, और आज विश्व भर में ग्लोबल वार्मिंग का हो हल्ला सुनाई पड़ा। इसका कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती प्रतिशतता है। यदि विश्व भर के लोग अधिक से अधिक पौधे उगाएं तो बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड स्तर को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कम किया जा सकता है। ये सही समाधान है, क्योंकि जिन हरित गृह गैसों के कारण वैश्विक तापन हो रहा है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड केवल एक है। अन्य गैसों में मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और भी तमाम हैं। CFCs आपसे परिचित हैं। हम गैस, सूर्य का प्रकाश और जल का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से प्रथम 2 अवयव स्वतंत्र रूप से सर्वत्र उपलब्ध हैं, किंतु जल की आपूर्ति मृदा जल से ही होनी चाहिए। ये बड़ी प्रकार से ज्ञात है कि सिंचित मिट्टी में
फसलों की वृद्धि ठीक से होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण अबाध गति से चलता है। इसलिए मिट्टी में जल का उपलब्ध होना अनिवार्य है। यदि आप चाहें कि वर्षा जल का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण के सीधे कर लें तो संभव नहीं है। वैसे पौधे पत्तियों के रंध्रों से थोड़ी बहुत आर्द्रता वायुमंडल से ग्रहण कर सकते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल की आपूर्ति मिट्टी से अपनी जड़ों द्वारा खींच कर पौधे करते हैं। शुष्क मिट्टी में से जड़ें जल ग्रहण नहीं करती। जो सूखा पड़ता है तो आप जानते हैं। मिट्टी में पर्याप्त नमी या जल नमी बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि मिट्टी की भौतिक संरचना ठीक हो। ये भौतिक फिजिकल कंडीशन बोलते हैं साइंस में हमारे, जिसमें बालू, गाद यानी सेड और मृत्तिका यानी क्ले समुचित अनुपात में रहे और मिट्टी के कण परस्पर बंधे हों, यानी मिट्टी की संरचना ठीक हो। तात्पर्य है कि पोषण का सारा उत्तरदायित्व मृदा की संरचना पर स्ट्रक्चर बोलते हैं उस पर टिक जाता है। तभी पौधे जल की आपूर्ति करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि का संश्लेषण होता है। संभवतः प्रारंभ में इतनी गहराई से नहीं सोचा गया, किंतु हमारे किसानों को ये पता था कि मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाने में खाद गाँव में 5 किलो का योगदान है। अतः वे अपने खेतों को वर्षा के पूर्व गोबर की खाद से या तालाब की मिट्टी से काट देते थे, इससे मिट्टी वर्षा जल को ठीक से सोख सके और इसके लिए उसे संचित कर सके और आवश्यकता पड़ने पर उगते हुए पौधों की जलापूर्ति कर सके। चाहे हमारे देश के किसान हो या विश्व के अन्य देशों के किसान, उन्हें देशी खाद का बड़ा भरोसा था, जिसे हमारे किसान गोबर की खाद कहते हैं। इंग्लैंड में इसे फार्मयार्ड मैन्योर कहा जाता था। मजेदार बात यह है कि हमारे छात्रों को रसायन की शिक्षा देते समय गोबर की खाद से नहीं, प्रत्युत्तर फार्मयार्ड मैन्योर से परिचित होना पड़ता है। उन्हें इंग्लैंड की खाद का रासायनिक विश्लेषण रटा हुआ है, तो अपनी देशी खाद के बारे में शायद ही प्रामाणिक आंकड़े मिले। यह हमारी शिक्षा करेंगे। हम अपनी बूंद और अपनी खाद की बात न करके जिसकी महान मृदा समूहों की बातें करते हैं और खादों में पशु खाद या मल की बातें न करके जुआनों की खाद पर पहुंच जाते हैं। देशी खाद हमारे देश से बने या विदेश में, उसके रचक एक है। देशों में घोड़े हैं, कौवे हैं, सुअर हैं, किंतु भैंसे नहीं है। हमारे देश में देशी खाद का मुख्य साधन गाय भैंस का गोबर या गौशालाओं में जानवरों के नीचे बिछी दुआर या गौमूत्र हैं। प्रायः गड्ढों के जलाने से प्राप्त राख को भी मूत्र सुखाने के लिए गौशालाओं में पुआल के ऊपर डाल दिया जाता है। ठोस तथा द्रव का यह मिश्रण नित्य प्रति ढोकर गड्ढों में डाला जाता है, जहाँ गोबर की खाद तैयार होती है। प्राय वर्षा ऋतु के प्रारंभ होते ही जाड़े घर में एकत्रित गोबर, मूत्र और पुआल का ये मिश्रण सड़कर पूरे भूरे श्यामल रंग का बांस में परिणत हो जाता है। किसान सर पर ढोकर या गाड़ियों से खेतों को उठाकर या तो बिखेर देते हैं या पूरे के रूप में रहने देते हैं, जिन्हें वर्षा की आगमन पर बिखेरते हैं। जुताई करने पर यह खाद मिट्टी में भली घास मिल जाती है और जब बीज बोया जाता है तो नवांकुर के लिए समुचित पोषक उपलब्ध कराती है। हमारे किसान 500 या खादों का वर्गीकरण ठीक से या पकी या अधपकी के रूप में करते हैं। पोषक तत्वों की उपलब्ध खाद के रासायनिक संगठन पर निर्भर करता है। इसके सर्वोत्कृष्ट हमारे खाद की कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात C/N रेशियो होते हैं। ये अनुपात 10 और 1 है, 10:1 है के समीप है तो खाद उत्तम मानी जाती है। यानी उसमें नाइट्रोजन की तुलना में कार्बन 10 गुना अधिक होना चाहिए। यानी जब सड़ करके इतना इस अनुपात से पहुंच जाए तो खाद पक गई, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्राय पकी खादों में यही अनुपात रहता है। जितने अनुपात 10 से अधिक होता है वे ठीक से विकसित हुई नहीं रहती, यानी उनमें अभी भी कार्बन अविघटित के रूप में विद्यमान रहता है। इसलिए ऐसी खादों को खेतों में डालें से लाभ के बजाय हानि है। गड्ढों में खाद का बनना एक जीवाणु प्रक्रिया है। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जिन्हें जिनमें बैक्टीरिया मुख्य होते हैं। कच्ची खाद के अवयवों का विशेषतया कार्बन यौगिक जिनमें कार्बोहाइड्रेट का सेल्यूलोज मुख्य होते हैं विघटित करते हैं। इनके विघटन से सूक्ष्म जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। कुछ काल के बाद उनकी ये सक्रियता घट जाती है और हेमिस्फील्डों और विभिन्न जैसे कठिनाई से विकसित होने वाले पदार्थ अंश बचे रह जाते हैं।
प्राय 3 माह में खाद तैयार हो जाती है। खाद तैयार होने के लिए इस क्षमता एवं पर्याप्त का होना आवश्यक है। यदि खाद के ढेर को बीच में उलट दिया जाए तो मात्रा बढ़ता है। ये और सूक्ष्म बीजों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन पाते हैं। कार्बनिक पदार्थ का विघटन प्राय ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन तथा जल की समुचित मात्रा होने और उपयुक्त ताप होने से तेजी से घटित होता है। किंतु यदि किसी कारणवश ऑक्सीजन की आपूर्ति का प्रवेश ढेर भीतर नहीं हो पाता तो अवायवीय विघटन विकाम प्रदूषण होता है, जिससे बनने वाली खाद में से नाइट्रोजन की मात्रा नाइट्रोजन लॉस हम उसको बोलते हैं। गोबर के कार्बनिक पदार्थ के विघटन के साथ साथ नाइट्रोजन यौगिक तथा प्रोटीनों का विघटन होता है। इस तरह से मुक्त नाइट्रोजन अमोनिया उसके योग के रूप में रहती है, जिसे सर्वप्रथम सूर्यों के कोषों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अतः खाद बनने की प्रक्रिया के बीच की स्थिति में कार्बनिक खाद का नाइट्रोजन सूक्ष्म जीवों के कोषों में रहता है और बाद में विकसित होकर के उसको करते हैं। इसीलिए वो 10 लेकर अनुसार वो बताता है कि अब सूक्ष्म जीव नहीं है, अब वो मर चुके हैं, उन्होंने सबका त्याग किया और अब खाद जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ का विघटन करते हैं। सूक्ष्म जीव एकोशील जीवाणु होते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ का विघटन करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा नाइट्रोजन के कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ये सूक्ष्म तेजी से बढ़ते हैं और वृद्ध होने पर उनकी कोशिकाएं खाद के बचे कार्बनिक पदार्थ मिल जाते हैं। प्राय इसे लिग्नोप्रोटीनेट कहते हैं। हम लोग ह्यूमस जिसको कहते हैं वो वास्तव में लिग्निन और प्रोटीन का एक अजीब मिक्सचर है। जो लिग्निन पार्ट है वो डिकम्पोज नहीं होता, जल्दी विकसित नहीं होता, इसलिए खाद बहुत दिन तक पड़ी रहती है। ह्यूमस को एक तरह से मिट्टी का सुरक्षित कार्बन कोष समझा जाता था। इस पदार्थ में अनेक गुणों का अनेक सा वर्णन हुआ है। ह्यूमस कार्बन के अलावा नाइट्रोजन तथा अन्य तत्वों का संचय होता है। ये तत्व उसमें अवशोषित रहते हैं। बाद में सूक्ष्म अध्ययन से पता चला कि ह्यूमस काफी जटिल पदार्थ है। इसमें कार्बन तो रहता ही है, किंतु इसका प्रभावी फ्रैक्शनेशन कई अवयवों में किया जा सकता है, जिनमें ह्यूमिक अम्ल मुख्य है। हिमेटोक्लैनिक अम्ल, क्रेनिक अम्ल आदि अन्य अवयव है। ये ह्यूमिक अम्ल क्लोराइड उसके विलावस्था में रहता है और अनेक धातुओं के साथ किलेट यौगिक बनाता है, जिससे धातु प्रकारांतर से पौधों को हम कहते हैं कि सूक्ष्म तत्व उपलब्ध नहीं हो रहे कुछ है तो हम कार्बनिक पदार्थ डालते हैं और वो इस क्रिया से पौधों के पास पहुंचते हैं। ह्यूमस का विशेष गुण मिट्टी की कलाकार संरचना में सुधार लाने का है। पहले मैंने कहा था कि मिट्टी बहुत आवश्यक है कि उसके कण बंधे रहे, तो ये ह्यूमस छोटे उसको आगे रहे। ये मिट्टी के सूक्ष्म कणों को परस्पर संगठित कर बड़े बड़े कणाकार बनाती है, जिससे मिट्टी भुरभुरी बन जाती है। फलतः जोतते समय मिट्टी के कणों के बीच पर्याप्त उत्पादन एरेशन हो सकता है। अंकुरण वृद्धि के लिए आवश्यक ऑक्सीजन इसी बातों से प्राप्त। किसानों को खेती देसी खाद इसलिए पसंद आती रही है कि देसी खाद डाले जाने से खेत में अच्छा अंकुरण होता है, पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। सूखा पड़ने पर भी खाद डाले गए खेत में पैदावार हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि किसान इसे घर पर तैयार करता है। यदि उसकी अच्छी रहती हो तो कुछ गऊं, कुछ भैंस, कुछ बैल, भेड़ बकरियां विविध आवश्यकताओं के लिए पालता है। इसे प्राप्त गोबर, मूत्र और अन्य विषाणु का उपयोग वो खाने के लिए कर सकता। उसे केवल खाद का गड्ढा खोदना होता है और गाँव के बाहर हो तो ठीक, अन्यथा पिछवाड़े गड्ढे खोद कर तैयार कर सकता है। उसे 3-4 माह बाद वर्षा के पूर्व गड्ढे से खाद निकालकर खेतों तक पहुंचाना है। एक समय इंग्लैंड के किसान देसी खाद डाले गए खेत को जब किसी को बेचते थे, उठाते थे, तो वो डाली गई खाद का मूल्य जोड़ लेते थे। वो ऐसा कहते हैं हमने डाला है तो उसका भी पैसा दो। बात आप सुनेंगे, बहुत अच्छा तर्क नहीं था। वे को खिलाए गए दाने चारे आधार पर ऐसा करते थे, हमने इतना खिलाया है तो वो डाला उधर को मिलना चाहिए। वस्तुतः ये उचित नहीं था, क्योंकि चारे के पौष्टिक पदार्थ तो पाचन के समय पशु शरीर में आसार हो जाते हैं और पशुओं के मल में नाइट्रोजन या फॉस्फेट की मात्रा बहुत आप आती है। अतः देशी खाद का ऐसा मूल्यांकन गलत था, किंतु देशी खाद का अवशिष्ट प्रभाव सर्वाधिक था। लेकिन देशी खाद के लिए सबसे बड़ा जो दोष माना जाता है कि नाइट्रोजन भी कम है और फास्फोरस भी कम है। इनकी रेशियो के साथ पोटास तो है, इसलिए बहुत अच्छी है। इसलिए अब लोग कहते हैं कि आधा इसको डालिए, आधा इसको डालिए और जल्दी से उपलब्ध होना चाहिए। उसकी तो जब सड़ेगी तब कुछ प्राप्त होगा।
अतः देशी खाद का ऐसा मूल्यांकन गलत था कि देशी खाद का उचित प्रभाव, रिसिडुअल इफेक्ट जिसको बोलते हैं, सर्वविदित था। चाहे हमारा देश हो या विदेश के किसान, उन्हें अनुसार यदि एक वर्ष देशी खाद डाली जाए तो उसका प्रभाव अगले 2-3 साल तक बना रहता है। इसका कारण है कि देशी खाद का ह्यूमस अपने में संचित पोषक तत्वों को धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं। देशी खाद किसी भी तरह का पूर्ण खाद नहीं होती, इसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरिकम तक रहते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे खनिज तत्व रहती है। इसके देशी खाद का उपयोग करते समय नाइट्रोजन तथा फास्फेट पृथक से मिलाने होते हैं। इसकी विशेषताएं अपने स्थान पर हैं और न्यूनताएं अपनी जगह। जैसे कि दूध को पूर्ण आहार कह दिया जाता है, इसी तरह देशी खाद या कार्बनिक खादों को पूर्ण खाद्य घोषित किया जाता है। पश्चिमी देशों में वैज्ञानिकों एवं कृषकों का एक बड़ा समुदाय बहुत काल से कार्बनिक खादों का पक्ष रह रहा है, किंतु स्मरण रखना चाहिए। ऑर्गेनिक खादों की बात करते हैं, स्मरण रखना होगा कि जर्मनी के कार्बनिक रासायनिक ने खनिज सिद्धांत की स्थापना की तो सारा यूरोप उसका समर्थन बन गया और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जिस तरह से पहले नाइट्रोजन ही तो फास्फेट का आधारण हुआ, उसे सारे विश्व का कृषि परिवेश बदल गया। जहां पर खेत में देशी खाद से कई टन मात्रा डालनी पड़ती थी, वही कृत्रिम उर्वरकों की 100-150 किलो प्रति एकड़ मात्रा डालनी पड़ती थी। यही नहीं, कृत्रिम उर्वरकों का प्रभाव तुरंत देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस उर्वरकों की समुचित मात्राएं डाली जाती तो फसल स्वस्थ दिखती और पैदावार भी अधिक होती। अतः देशी खाद का अड़ुआ प्रति एकड़ कम उपज, इसीलिए उर्वरकों को प्राथमिकता दी जाती है। देशी खाद डालना परंपरागत प्रथा थी, जिसके अपने लाभ थे। जनसंख्या कम थी, अतः प्रति एकड़ कम उपज होने पर भी अन्न संकट उत्पन्न नहीं होता था। किंतु जो जनसंख्या में वृद्धि होती गई, कृषि भूमि का क्षेत्रफल घटता गया, तो आवश्यक हो गया कि प्रति एकड़ अधिक उपज ली जाए। कृत्रिम उर्वरक इस दिशा में अधिक सहायक बने। 18वीं 20वीं सदी एक तरह से यूरोप अमेरिका के कृत्रिम उर्वरकों का बन गया। उनका उपयोग कृषि ने मनमाने तरीके से किया, इससे धीरे धीरे उनके खेतों की उर्वरता जवाब देने लगी, फसलों में तमाम तरह के रोग उत्पन्न होने लगे। और आज भी और स्वाभाविक था कि मृदा कहीं सचेत हुए। उन्होंने पता लगाया कि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के अलावा पौधों को सूक्ष्म तत्वों की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ा गई और स्पष्ट हो गया कि विश्व भर की मिट्टियों में जिंक तत्व की न्यूनता है। तो सब कहते हैं कि विश्व की मिट्टियां जो है जिंक डेफिशिएंट है। इसके बाद कॉपर, मैग्नीशियम, बोरॉन, मॉलिब्डेनम जैसे तत्वों के नाम उभर कर सामने आए। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में इस दिशा में प्रचुर शोध कार्य हुआ। भारत के वैज्ञानिक भी इसमें पीछे नहीं रहे। हमारे देश में सिंदरी का कृत्रिम रासायनिक उर्वरक 60 के दशक में चालू हुआ। उसके बाद यूरिया का उपयोग हुआ। 20-25 वर्षों में ही दुरुपयोग परिणाम सामने आने लगे। सर्वप्रथम धान की फसल में जिंक की कमी देखी गई। फलता देशव्यापी योजना के तहत भारत की मिट्टियों में सूक्ष्म तत्वों के इस तरह नक्शा किया गया और किसानों के लिए जिंक तत्व का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया। ये अलग बात है कि इस सूक्ष्म तत्व की नकली बाजारों में बेचकर किसानों को ठगा गया, किंतु भारतीय मिट्टियों में सूक्ष्म तत्वों के सर्वेक्षण का कार्य जितनी गहनता के साथ संपन्न हुआ, उतना शायद ऊसर भूमियों के सर्वेक्षण का कार्य नहीं हुआ। अब हमारे मृदा विज्ञानी और कृषि विज्ञान इस मत के हैं कि संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के साथ साथ दो बातों का ज्ञान आवश्यक है। एक तो मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा और दूसरी मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्माणु तत्वों का स्तर। अब फसलों के अनुसार मिट्टी के साथ सूक्ष्म मात्रिक तत्वों को उर्वरकों में डालने की कोशिश की जाती है। मिट्टी में कार्बन की मात्रा ज्ञात करके मिट्टी के लिए कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को 10 का आदर्श सूचकांक मानकर मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात की जाती है। कार्बन डालने उससे नाइट्रोजन का पता लगा देते हैं। किंतु भारतीय मिट्टियां मूलतः कार्बनिक पदार्थ में न्यून है और कार्बनिक स्तर उठाने का एकमात्र उपाय है देशी खाद का उपयोग। कई बार हमारे वैज्ञानिक इस कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को लेकर काफी तेजी करते हैं। संभवतः इस दिशा में पहला कार्य प्रोफेसर वीररत्न का है, जो सन 1937 के बाद 50 वर्षों तक भारतीय मृदाओं के दयनीय कार्बनिक स्तर को लेकर कार्य करते हैं। उन्होंने इस दिशा में सब बताने का प्रयास किया कि भारतीय मिट्टियों का कार्बनिक स्तर कम होने का कारण हमारे देश की उष्ण जलवायु है। कुछ में से मृदा में डाल गया या उसमें ये कार्बन पदार्थ तेजी से अधिकृत हो जाता है, इसलिए शीतोष्ण देशों की तुलना में भारतीय मृदाओं में कार्बन स्तर निम्न है। किसी के साथ उन्होंने एक रोचक बात और ये कही,
शायद इसकी ओर न तो मृदा विज्ञानियों ने न ही विदेशी वैज्ञानिकों ने ध्यान दिया। डॉक्टर धर का कहना था कि भारतीय मिट्टियों में भले ही कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम हो, किंतु उनमें उपलब्ध नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अधिक रहती है। यही कारण है कि भारतीय किसान वर्षों से देशी खाद का प्रयोग वर्षानुवर्ष अच्छी फसलें उगाते आए हैं। इसी आधार पर डॉक्टर धर ने मिट्टियों के कण स्तर को बढ़ाने पर जोर दिया। उनका ध्यान सदैव भारत की ग्रामीण व्यवस्था की ओर रहा, जिससे वे पशुओं की घटती संख्या के बावजूद मिट्टियों में कार्बन स्तर बढ़ाने के सभी प्रकार के खरपतवारों को सीधे खेत में डालकर उनको मिट्टी में जोत देने की सलाह। इस तरह से परंपरागत खाद तैयार करें आपके खेतों में डालने किसान कंपोज न करके सभी प्रकार के मानसिक पदार्थ को सीधे खेत में जो देने पर बल दे रहे का ये सुविचार बनता है। इससे मृदा में डाला गया कार्बन पदार्थ विकसित होगा, उससे मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर होगी और खेत उर्वर बनते रहेंगे। दुर्भाग्यवश ये इतना ताजा प्रतीत हुआ कि मृदा विज्ञानियों को इस पर ध्यान नहीं दिया। इसे असली बुद्धि डॉक्टर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या शिक्षित विकास रासायनिक फोटो प्रक्रम मानते हैं और इसका भरपूर प्रयोगात्मक फार्म के निदेशक डॉक्टर धर के अंतरंग थे। उनके सिद्धांत को मान्यता नहीं दी। डॉक्टर धर जीवन अपने पर खड़े रहे। उन्होंने तमाम विरोध सहे। हमारे देश में डॉक्टर धर के अवदानों को पिछली समस्या है। डॉक्टर धर का आत्मविश्वास था, उनका ध्यान है और कार्यशील है और भारतीय मिट्टियों की निगरता करना। डॉक्टर धर का जीवन बिताए हुए जीते हुए उच्च विचार रखने वाले महापुरुष ताजी उन्हें जाति जीवन के अपने गुरु महात्मा गांधी अपना आदर्श थे और गांधी जी भी डॉक्टर धर के पढ़े थे। के एक में उन्होंने डॉक्टर धर के इन प्रयोगों को भारतीय विश्व के लिए बताया। गांधी ने क्या होता है, गांधी जी नहीं है और स्कूल हो गए। कोई उनकी आत्मा की आवाज सुना था तो समझ था भारत के कृषक स्वदेशी अपनावे, स्वदेशी खाद को करें, आने तो उसका अनुकरण करेगा। ज्ञान की क्षेत्र की आज कृषि देवी भारत सदैव रहे। बहिष्कार के असफल रूप में हमारे वैज्ञानिक जी कह सकते हैं तो यह है कि जिसका कल्याण कार्बन नहीं है। इसलिए 500 600 वर्षों बाद यदि किसानों का हुआ है तो वो डॉक्टर है।